ओके, इस कॉल में हम डिस्कस करेंगे एलएलएम क्या होता है। सो फर्स्ट, एलएलएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये पॉपुलर हुआ था 2022 में जब आया था चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी पॉपुलर इसलिए था क्योंकि ये ह्यूमन लाइक चैटबॉट था। लाइक आपको पता नहीं चलेगा कि आप ह्यूमन से बात कर रहे हो या किसी बॉट्स रोबोट से बात कर रहे हो। और ये आगे आके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के लिए अब यूज़ होने लगा है, लाइक ट्रांसलेशन, उसके बाद टेक्स्ट जनरेशन, देन समराइजेशन जिसमें कि हम समरी बनाते हैं किसी भी चीज़ का, एंड ईटीसी। अब ये इतना पॉपुलर था अपने टाइम पे 2022 में कि बस 5 डेज़ में इसके ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूज़र थे। 1 मिलियन में 10 लाख, और 2 महीने में इसके अराउंड 100 मिलियन यूज़र थे। और इस चैट जीपीटी के पीछे का जो टेक था वो था एलएलएम, जो कि हम इस कॉल में डिस्कस करेंगे। जो डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि एलएलएम के पहले जो टेक्स्ट था उसको ये था अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड लाइक आप कभी नंबर देखो या मतलब कोई भी डेटा पे जिस पे काम करता था कंप्यूटर, वो सारे नंबर्स होते थे, वो स्ट्रक्चर होते थे, पर टेक्स्ट अपने आप में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता था। और हम हमेशा भी जो भी लैंग्वेज होता था उसको हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में फीड चाहते थे ताकि इस पर कंप्यूटर काम कर पाए, टू फीड टू द कंप्यूटर। तो ये ओवरऑल ब्रीफ सा लाइक जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 22 में पॉपुलर हुआ, पर इसकी स्टार्ट हुई थी 1950 में। एक कॉन्सेप्ट था, वो था बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स क्या था? ये पहला स्टेप था टोकनाइजेशन के लिए। अब टोकनाइजेशन क्या होता है? टोकनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम एक सेंटेंस को छोटे हिस्सों में बांटते हैं इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स। और सब वर्ड्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक दैट इज़ अ क्यूट रैबिट। तो मान लीजिए कि ये आपका इनपुट है, ठीक है। तो अगर इसको टोकनाइज करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग वर्ड में बना देंगे। लाइक एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया। तो इससे आपके 5 टोकन हो जाएंगे, टोकन 1, टोकन 2, टोकन 3, टोकन 4, टोकन 5। तो यहाँ पे जो स्प्लिट कर रहे हैं हम, वो हम स्प्लिट कर रहे हैं स्प्लिटिंग बाय वाइट स्पेस। वाइट स्पेस जो बीच में दो वर्ड के बीच में स्पेस होता है उसको हम वाइट स्पेस बोल रहे हैं। अब इसको स्प्लिट को हम बोलते हैं बैकवर्ड्स, ठीक है। बट ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि कुछ लैंग्वेज होते हैं जैसे कि मैंडरीन। मैंडरीन चाइनीज़ में यूज़ होता है, इसमें कोई वाइट स्पेस नहीं होता। वैसे कहाँ बैकवर्ड्स फेल कर जाता है। तो ये पहला स्टेप था टोकनाइजेशन का। अब अभी के टाइम पे टोकनाइजेशन कैसे काम करता है? तो इस पर मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, दैट इज़ अ क्यूट रैबिट। और एक और उसी के साथ सेंटेंस है, दैट बेबी इज़ क्यूट। तो अब इसमें इंडिविजुअल टोकन ऐसे बनेंगे, राइट। बट अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये आपका इनपुट है। बट अगर आपको सारे टोकन निकालने हैं, लाइक वोकैब्युलरी ऑफ टोकन, तो ये कैसा होगा? ये होगा दैट, तो ये पहली बार आया, इज़ अ क्यूट रैबिट। अब हमारे पास 1 टोकन, 2 टोकन, 3 टोकन, 4 टोकन, 5 टोकन है।
अब यहाँ पे दैट फिर से आ रहा है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बेबी पहली बार आया तो बेबी को इंक्लूड करेंगे। इस पहले आ चुका है, क्यूट पहले आ चुका है। तो ये सारे हमारे वोकैबुलरी होंगे। सो वोकैबुलरी साइज बोलेंगे। तो इस पहले में इस ऐसे अलार्म काम करता है, लाइक टोकनाइजेशन ऐसे होता है। अब 2013 में एक प्रोग्राम आया जिसका नाम था वर्ड टू वेक। इसने क्या ट्राई किया, इसने उस टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट के मीनिंग को कैप्चर करने का ट्राई किया एम्बेडिंग में। और ये यूज़ करता था न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क हमने पहले डिस्कस किया तो मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। तो ओवरऑल ये मॉडल काम कैसे करता था, ये क्या करता था, कोई भी पेयर ऑफ वर्ड लेता था, वर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड 1 वर्ड 2, और मॉडल प्रेडिक्ट करता था वर्ड टू वेक का, प्रेडिक्ट if they are likely to be neighbor in a sentence। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए वेरी गुड हुआ तो काफ़ी सारे सेंटेंस में वेरी के साथ गुड आता है तो इसका प्रोबेबिलिटी हाई होगा। वेरी बैड भी प्रोबेबिलिटी हाई होगा, राइट। बट अब रेड गुड, तो किसी भी सेंटेंस में अब ये रेड और गुड एक साथ काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी, तो इसका प्रोबेबिलिटी लो होगा। इन दो के कॉम्बिनेशन का, लाइक रेड और गुड के नेबर का लाइकलीहुड वो कम होगा। और इस स्पेसिस पे इन्होंने सबके सारे वर्ड का एम्बेडिंग बनाया, लाइक कैट का एम्बेडिंग बनाया, फिर क्यूट का एक अलग एम्बेडिंग होगा वैसे। तो जब हम एम्बेडिंग बोल रहे हैं तो एम्बेडिंग का मतलब होता है ये सेमांटिक सिमिलैरिटी बिटवीन वर्ड्स बताता है, लाइक कौन से वर्ड साथ साथ हो सकते हैं वो हमें एम्बेडिंग से पता चलता है। अब एम्बेडिंग में दो टाइप की एम्बेडिंग होगी, एक होगा इनकोडिंग और एक होता है प्रोसेस कॉल्ड डिकोडिंग। अब एक एग्जांपल समझ लीजिए, एक वर्ड है बैंक। अब बैंक फाइनेंशियल बैंक भी हो सकता है और बैंक ऑफ द रिवर भी हो सकता है। तो अब एम्बेडिंग ऐसे होंगे कि इन दो को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो भले यहाँ पे बैंक वर्ड सेम दिख रहा हो ये, बट इसके अलग अलग होंगे। एम्बेडिंग शुड बी डिफरेंट। तो ये काम ऐसे करता है, लाइक एक होता है इनकोडिंग जो कि रिप्रेजेंट करता है इनपुट सेंटेंस को। आप जो भी मैसेज डालते हो कंप्यूटर में उसको इनकोडिंग वो करेगा, उस सेंटेंस को एक कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके उस प्रोसेस को इनकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद एक डिकोडिंग होता है। सो डिकोडिंग इट जनरेट एन आउटपुट सेंटेंस। तो ये हम इनकोडर और डिकोडर कैसे काम करता है वो ऐसे देखते हैं, लाइक ये ऐसा बनेगा, एक इनकोडर रहेगा और एक डिकोडर रहेगा। तो इस वाले का नाम है इनकोडर, इस वाले का नाम है डिकोडर, और ये दोनों RNNs होते हैं, न्यूरल नेटवर्क।
इनकोडर में अगर आप कोई सेंटेंस आते हो लाइक आई लव कैट, तो इनकोडर क्या करेगा, इनकोडर इसको एम्बेडिंग फॉर्म में शेयर करेगा, उसके बाद ये डिकोडर में जाएगा और डिकोडर उस एम्बेडिंग को वापस वर्ड में डाल देगा। अब ये डिकोडर इसमें हम यूज़ कर रहे हैं कि ये ट्रांसलेट कर दे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इस लीवर कार्ड्स, और ये जो पूरा सिस्टम होगा ये ट्रांसलेट कर रहा है आपके लिए। तो इसमें जो इनकोडर का काम है उसका टास्क क्या है, वो रिप्रेजेंट लैंग्वेज कर रहा है, मतलब वो डिफाइन करता है कि क्या लैंग्वेज दिया गया है। और जो डिकोडर होता है इसका टास्क क्या है, ये जनरेट करता है लैंग्वेज। तो इनकोडर समझने के लिए कंप्यूटर के लिए क्या इनपुट किया है, और ये डिकोडर टास्क जनरेट कर रहा है। अब इसमें एक वर्ड आता है जो कि होता है समझने के लिए, वो होता है ऑटो रिग्रेसिव। अब ऑटो रिग्रेसिव क्या होता है कि जब भी ये जो डिकोडर होता है, जब भी कोई जनरेट नया वर्ड करता है, जनरेट नेक्स्ट वर्ड, ठीक है, तो उस नेक्स्ट वर्ड को जनरेट करने के लिए इट कंज्यूम ऑल द प्रीवियसली जनरेटेड वर्ड। इसका मतलब लिख के दिखाता हूँ, लाइक ये कैसे काम करता है कि मान लो कि स्टेप 1 है, सेम पिछले वाले एग्जाम्पल से मैंने लिखा आई लव कैट, और मुझे इसका ट्रांसलेशन चाहिए जर्मन में, तो इसमें पहला वर्ड ये जनरेट करेगा इश मतलब आई। अब दूसरा जो स्टेप होगा उसका जो इनपुट होगा ना, वो आई लव कैट नहीं होगा, वो होगा आई लव कैट इश। इसके बेसिस पे फिर वो दूसरा वर्ड जनरेट करेगा जो कि होगा लीव। लीव में होता है लव। तो आप देख रहे हो कि ये जो इश है ये दूसरे का इनपुट बना है। और इसी में जब स्टेप 3 पे जाएंगे, आई लव कैट इश लीव, और उसका जो आउटपुट होगा वो होगा कार्ड्स। कार्ड्स मतलब कैट होता है, तो इसका लीव इस वाले का इनपुट होगा। इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव। अब होता क्या है, अगर आप काफ़ी, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है काफ़ी लंबा होता रहता है, लाइक हर स्टेप पे इसके वर्ड चेंज होते आ रहे हैं, लाइक एम्बेडिंग इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो हमने पहले पढ़ा था इनकोडर डिकोडर वाले, उसमें लाइक अगर ये इनकोडर है और ये डिकोडर है, इनकोडर ये डिकोडर, ठीक है, तो यहाँ पे एक और नया लेयर आ जाता है। इस लेयर को हम बोलेंगे, ये होता है कॉन्टेक्स्ट एम्बेडिंग। इसका काम क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट द एंटायर सीक्वेंस। ठीक है, तो मान लो कि आपका जब हो गया आई लव कैट, तो ये इन सब का इंडिविजुअल एम्बेडिंग होगा जो कि इनकोडर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद डिकोडर से जब ये आएगा तो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, उसके बाद स्टेप 4 पहले इश आएगा, फिर स्टेप 5 होगा लीबा आएगा, फिर स्टेप 6 आएगा जिसमें कार्ड जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट एम्बेडिंग वो हो रहा है, जो पूरे सेंटेंस को स्टोर कर रहा है, अब इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टोर लॉन्ग सेंटेंसेस, क्योंकि ये लाइन बढ़ते जाएगा, राइट, लाइक ये लाइन हर स्टेप पे ये बढ़ते जाएगा। सो इसके लिए आप सारे वर्ड स्टोर करना डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए एक 2014 में एक कॉन्सेप्ट आया
जिसको बोलते थे अटेंशन। अब अटेंशन से क्या हुआ, लाइक इट अलाउड मॉडल टू फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। इन द सेंटेंस। इस केस में मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द, एग्जांपल है कैपिटल ऑफ पेरिस। अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने यहाँ पे दो ही चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, कैपिटल और यहाँ पे पेरिस नहीं होगा, फ्रांस होगा। एक मिनट, तो इसमें जो जब भी इसको आंसर जनरेट करना है जो कि पेरिस है, तो अगर उसे बस ये दो कॉम्बिनेशन भी दे देंगे तो उसे मॉडल को पता चल जाएगा कि इसका आंसर पेरिस है। उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अटेंशन बोलते हैं। और इसी पे काम करते हुए 2017 में एक पेपर आता है जिसका नाम था अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। और इसमें डिस्कशन होता है ट्रांसफॉर्मर्स के। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ये होता है इस ट्रांसफॉर्मर में बहुत इनकोडर और डिकोडर एक के ऊपर एक रहते हैं, स्टैक्ड ओवर ईच अदर। तो पहले जो आपका इनकोडर और वो था वो अब ऐसा बन जाएगा, सिंपल आई लव कैट, ये ट्रांसफॉर्मर इनकोडर, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मर डिकोडर बन जाएगा। और इसका जो आउटपुट होगा वो सेम इश लीवर कैट्स। अब इसमें एक चीज़ चेंज होता है। अब अगर हम बस इनकोडर ब्लॉक को देखें, अगर बस ट्रांसफॉर्मर इनकोडर को देखें, तो अब ये ऐसा नहीं कि हम ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये पूरा मान लीजिए ये ट्रांसफॉर्मर इनकोडर है, ठीक है। तो इसके अंदर दो लेयर होंगे, तो एक आपका फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है जो कि पहले आरएनएन टाइप का ही है, तो ये आपका न्यूरल नेटवर्क हो गया। तो पहले आरएनएन था रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये अब फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क हो गया। अब यहाँ पे एक और लेयर होता है, वो होता है सेल्फ अटेंशन का। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, सेल्फ अटेंशन से क्या हेल्प होता है, तो पहले जब प्रोसेसिंग होता था तो प्रोसेसिंग था 1 टोकन एट अ टाइम। अब सेल्फ अटेंशन डालने के बाद ये पूरा इंटायर सीक्वेंस एक बार में पढ़ सकता है इन वन को। तो आपको एक बार में काफ़ी सारे टोकन्स, टोकन 1, टोकन 2, टोकन 3, ये सब एक बार में सेल्फ अटेंशन के कारण पढ़ सकता है। और इसको ट्रेन कैसे करते हैं, तो ये जो हमने डिकोडर की बात की, ठीक है। तो अब डिकोडर को ट्रेन कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक मास्क्ड सेल्फ अटेंशन होता है, फिर यहाँ पे आपको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क,
और इसको ट्रेन करने के लिए इसी का आउटपुट मान लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर के इनकोडर का जो इनपुट था वो हम फीड करते हैं इनकोडर के अटेंशन पे। तो ये एक और लेयर आ गया। तो ये ऐसा है कि मान लो आप आई लव लिखोगे तो यहाँ पे आउटपुट पे आएगा कैट। तो आपने क्या किया, आई लव डाला, ठीक है, आपने आई का बताया नहीं, मास्क इसलिए कि पहले का सब छुपा देगा। लाइक अगर आई प्रोसेस कर रहा है तो ये आई का ये नहीं दिखाएगा, आई लव कैट, ये सब मास्क करेंगे, इस उसको मास्क बोलते हैं। अब जैसे आई डेवलप किया तो आई का वैल्यू इसमें क्या इनकोड है अटेंशन में, उसका दूसरा वर्ड जनरेट होगा आई लव, ठीक है। अब ये भी कैट वो है मास्क है, और जैसे ये इनपुट डाला तो आउटपुट जो होगा वो कैट होगा। तो ऐसे इसको ट्रेनिंग करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है बर्ट और जीपीटी, इन दोनों का, ये दोनों का यूज़ ऐसे ही होता है, ट्रांसफॉर्मर से होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी ट्रांसफार्मर का डिस्कशन किया, ठीक है, तो जो ओरिजिनल ट्रांसफार्मर मॉडल था जो कि हमने लास्ट उसमें देखा, ये ट्रांसलेशन काफ़ी सही करता था। तो दिस वाज गुड फॉर ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के लिए सही था, बट अदर जनरल पर्पस के लिए काफ़ी ख़राब वो था, मॉडल था। फिर क्या हुआ, 2018 में एक मॉडल आया जिसका नाम था बर्ट। बर्ट का फुल फॉर्म क्या था, बर्ट का फुल फॉर्म था बाई डायरेक्शन इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर। तो ये हुआ BERT, बर्ट। बर्ट का बस एक ही काम था, ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें बस इनकोडर होता है, ओनली इनकोडर, नो डिकोडर। तो हमने पहले स्टार्टिंग में क्या किया सीखा था, इनकोडर रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज को, डिकोडर जनरेट करता है लैंग्वेज को। तो इन बर्ट के केस में क्योंकि बस इनकोडर है तो ये बस रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज को, ये जनरेट नहीं करता। पर इसके भी एडवांटेजेस हैं। तो बर्ट मॉडल दिखता है कैसे, बर्ट में काफ़ी सारे इनकोडर एक साथ होते हैं। तो मान लो कि ये अलग अलग लेयर्स हैं, ये ट्रांसफॉर्मर इनकोडर सेम, और ये सब एक सिस्टम के अंदर है। इसको बर्ड बोलेंगे। तो इस पर अगर आप वो डालोगे आई लव कैट तो इन सब की एम्बेडिंग बनती रहेगी, ठीक है। और एंड में आपके पास एक फाइनल एम्बेडिंग आएगी, ये होगा आई का एम्बेडिंग, ये होगा लव का एम्बेडिंग, और ये होगा कैट का एम्बेडिंग। तो इसका इन सब को हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअलाइज वर्ड एम्बेडिंग। तो बर्ड का बस एक ही काम होता है, वो एम्बेडिंग बनाने हेल्प करता है। और एम्बेडिंग हम क्यों बनाते हैं, ताकि कंप्यूटर उस एम्बेडिंग पे काम कर पाए। अब क्योंकि बर्ड बस इनकोडर मॉडल होता है, बस इनकोडर होता है उस पर, ठीक है। तो इनकोडर ओनली मॉडल्स को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स।
और उसके बाद एक और वो होता है, वो होता है डिकोडर ओनली मॉडल। डिकोडर ओनली मॉडल को हम बोलते हैं जनरेटिव मॉडल, क्योंकि ये टेक्स्ट जनरेटर वो सब जनरेट करता है। अब जनरेटिव, हमने इनकोडर ओनली मॉडल की तो बात कर ली, बट अब जनरेटिव ऑटो मॉडल में का जो है अब आता है हमारे पास जीपीटी। जीपीटी पहली बार आया था जीपीटी 1 2018 में, ठीक है। ये ट्रेन हुआ था 7000 बुक्स प्लस कॉमन क्रॉल। कॉमन क्रॉल मतलब वेब क्रॉलर होते हैं जो कि अलग अलग वेबसाइट पे आते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। इस पर बना था, इससे एम्बेडिंग की मतलब डिकोडिंग की गई थी, और ये हुआ था 116-17 मिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ था। उसके बाद आता है GPT-2, इसमें 1.5 बिलियन पैरामीटर थे। उसके बाद आता है GPT-3, GPT-3 में 175 बिलियन पैरामीटर थे। तो अगर आप साइज देख रहे हो तो 117 मिलियन से 1.5 बिलियन गया, उसके बाद 175 बिलियन पैरामीटर्स पे गया। तो जैसे कि हमने बोला कि जीपीटी जो होते हैं बर्ड का उल्टा समझ लो। जीपीटी बस डिकोडर ओनली मॉडल होता है। तो ये दिखता कैसे, ये ऐसा दिखता है। ये अलग अलग लेयर्स होंगे। तो इसमें पहला होगा ट्रांसफॉर्मर डिकोडर, ये एक लेयर है। वैसे ही ट्रांसफॉर्मर डिकोडर दूसरा लेयर, वैसे ही ट्रांसफॉर्मर डिकोडर तीसरा लेयर, और ये लेयर चलते रहेंगे। तो इस ये ऐसे काम करेगा कि अगर आप इसमें आई लव ये दो वर्ड अगर डालोगे तो ये एक वर्ड जनरेट करेगा, और वो जनरेट करेगा कैट। तो ये कर क्या रहा है, इसमें आप कुछ भी कोई टेक्स्ट ले रहा है, सम टेक्स्ट, ठीक है, उसका ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि कौन सा वर्ड इसको फॉलो करेगा या इसको ऑटो कंप्लीट करेगा। और ये भली छोटी चीज़ लग रही है, पर इसका सबसे बड़ा यूज़ कहाँ होता है, वो होता है चैटबॉट में। चैटबॉट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, जैसे कि व्हाट इज़ काउ, तो ये जाएगा जेनरेटिव एलएलएम जैसे कि चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी वर्ड्स लाएगा। तो इस केस में ये ऐसा लगेगा, काउ इज़ अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड सो फोर्थ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कितना लंबा इनपुट दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन अ मॉडल कैन वर्क ऑन, और इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेंथ या विंडो। तो हमने डिस्कस किया कि जीपीटी कैसे काम करता है। अब एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि जीपीटी ट्रेन कैसे करते हैं। ट्रेनिंग जीपीटी, तो जीपीटी जब ट्रेन होता है तो उसके दो स्टेप होते हैं। पहले तो स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 क्या होता है, वो होता है लैंग्वेज मॉडलिंग, जिसको कि हम प्री ट्रेनिंग भी बोलते हैं। इस पर मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटेशन टाइम लगता है, टाइम एंड रिसोर्सेस। तो इसमें होता क्या, इसमें जो एलएलएम होता है, एलएलएम के जो मॉडल होते हैं, इज ट्रेंड ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट।
और इसका जो आउटपुट होता है उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन या बेस मॉडल। अब ये तो पहला स्टेप था। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है स्टेप 2, इसको हम बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग को हम ये भी बोल सकते हैं पोस्ट ट्रेनिंग। अब पोस्ट ट्रेनिंग में क्या होता है कि लाइक पहली बार जब हमने ट्रेड किया उसमें बहुत सारे बुक में वो सब ट्रेन कर दिया, राइट। पोस्ट ट्रेनिंग में हम यूजिंग प्रीवियसली ट्रेन डेटा फॉर नैरो टास्क। अभी नैरो टास्क क्या हो सकता है, लाइक वर्ड मीनिंग निकाल सकते हो, ट्रांसलेशन निकालते हो या समराइजेशन करना है, तो इसमें हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं। तो फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, इस पर थोड़े हम ह्यूमन इनपुट लगाते हैं। एक कुछ ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, जो कि देखते रहते हैं कि डेटा सही से प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इस पर जो फाइनल आउटपुट होगा उसको हम कहेंगे फाइन ट्यून्ड एलएलएम। तो ये ओवरऑल एलएलएम का समरी था। एक और चीज़ जो मैं कवर करूँगा लाइक इसी ट्रेनिंग पार्ट में, तो ट्रेनिंग जो होता है इस पर चाहिए होता है जीपीयू। जीपीयू समझ लो, ये होता है ग्राफिक्स कार्ड। और जब भी ये जीपीयू की डिस्कशन होती है तो किसी भी ग्राफिक्स कार्ड में आपको देखना होता है वीरैम। वीरैम का क्या होता है, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगर वीरैम ज़्यादा होता है तो फास्टर ट्रेनिंग होगा। तो इसका एग्जांपल ये था कि जब लामा 2 मेटा ट्रेन कर रहा था, इसके लिए ऑलमोस्ट 80 to 100 GB के GPU यूज़ हुए थे, और ऑलमोस्ट $5 million, जो कि 50 लाख डॉलर बस ट्रेनिंग में लगा था, ट्रेनिंग दिस मॉडल। क्योंकि जीपीयू काफ़ी कम अवेलेबल है एज अ हार्डवेयर सिस्टम, इसलिए इंडिया या कोई स्मॉल कंपनी कैन नॉट ट्रेन देयर ओन मॉडल। थैंक यू।